बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, हमने आइसोटोप्स पढ़ लिए थे, क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, हमने सारी आइसोटोप की प्रॉपर्टीज ही पढ़ ली थी और कुछ एटम्स के हमने एलिमेंट्स के हमने आइसोटोप्स भी पढ़े थे। तो आज हमने पढ़ने हैं कि वो आइसोटोप हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं, ये पढ़ने से, इनके यूजेस पढ़ने से पहले आपको रेडियो एक्टिव का मतलब पता होना चाहिए या रेडिएशन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले रेडिएशन रेज क्या होती हैं। 3 टाइप की रेज होती हैं। ठीक है, अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। ठीक है, रेज होती हैं जो किसी भी चीज़ के ऊपर बम्बार्ड करवाई जाती हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप की रेज दी गई हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, अल्फा जो होती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं एज कम्पेयर टू बीटा, और बीटा जो है वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं एज कम्पेयर टू गैमा रेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन गैमा रेज की होती है और सबसे कम अल्फा रेज की होती है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अल्फा रेज, ठीक है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, स्किन में पेनिट्रेट करती हैं, और बीटा रेज जो होती हैं वो स्किन के साथ साथ टिश्यूज में भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, इनका काम स्किन में भी है और टिश्यूज में भी है। और जबकि गेमा रेज की बात करें तो वो पेनिट्रेट कर जाती हैं बॉडी के डीप साइड पे। ठीक है, अंदर भी बॉडी में, विद इन बॉडी वो मूव कर जाती हैं गैमा रेज। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आइसोटोप के यूजेस। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है आइसोटोप का यूज रेडियो थेरापी में। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक है, हम किस तरीके से रेडियोथेरापी से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, रेज किस तरीके से बम्बार्ड करवा के कैंसर को ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले है जी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के लिए, जो आपकी स्किन के ऊपर कैंसर बन जाता है, ठीक है, स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो फास्फोरस का 32 आइसोटोप्स, ठीक है, पी फास्फोरस का है। ठीक है, तो ये हमें P32 से पता चल रहा है कि किसका आइसोटोप है, फास्फोरस का। तो फास्फोरस 32 आइसोटोप है। और एक स्ट्रोंशियम है Sr, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, इसका आइसोटोप है Sr20, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम 2 आइसोटोप यूज करते हैं, एक फास्फोरस का और एक स्ट्रोंशियम का। ठीक है, क्योंकि ये जो इमिट करते हैं रेडिएशन वो होती है लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। ठीक है, कि जो बीटा रेडिएशन है वो स्किन के अंदर से पेनिट्रेट होकर मूव कर जाती है। ठीक है, तो ये इनकी पेनिट्रेशन कम होती है, इसलिए हम, ये स्किन को डैमेज नहीं करती, इसलिए हम इसको यूज करते हैं ताकि जो स्किन के ऊपर कैंसर है उसको ट्रीट किया जा सके। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए फास्फोरस और स्ट्रोंशियम के आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर अगर कैंसर है, ठीक है, ये तो था स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए, लेकिन अगर बॉडी के अंदर कैंसर हो गया है, फॉर कैंसर विद इन बॉडी, अगर बॉडी के अंदर कैंसर है तो उसको हम ट्रीट करते हैं कोबाल्ट 60 से। ठीक है, CO किसका सिंबल है, कोबाल्ट का। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा CO60 किसका आइसोटोप है, कोबाल्ट का आइसोटोप है। ठीक है, उसका नाम क्या है, कोबाल्ट 60। तो वो कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जो कैंसर बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, जो कैंसर बॉडी के अंदर होगा उसको ट्रीट करने के लिए कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। और ये जो इमिट करता है रेडिएशन वो होती है स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको बताया है जो बॉडी में डीप इनसाइड पेनिट्रेट कर जाती हैं वो कौन सी होती हैं, गैमा रेज होती हैं। तो गैमा रेज कौन करता है, इमिट करता है, कोबाल्ट 60। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 की जो रेज होती हैं स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग गैमा रेज, ये इमिट करता है और इसको ट्रीट किया जाता है, कैंसर को ट्रीट किया जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, डीप इनसाइड जो कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए जो आइसोटोप यूज होता है वो क्या है, कोबाल्ट 60। और स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो आइसोटोप यूज की जाते हैं वो है फास्फोरस का और स्ट्रोंशियम का। ठीक है, ये तो हमारा पहला यूज था रेडियोथेरेपी में, किसका, आइसोटोप का। अब हम पढ़ते हैं फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। डायग्नोसिस का मतलब आपको पता होगा, तशखीस के लिए। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई डिजीज डायग्नोज करता है, ठीक है, तशखीस कर जाता है डिजीज की, तो वो होती है डायग्नोसिस। ठीक है, तो किसी चीज़ का पता चलना, उसकी तशखीस जो होती है वो होती है डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ठीक है, तो दूसरा यूज है आइसोटोप का डायग्नोसिस के लिए, किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए कि ये डिजीज है बॉडी में, ये नहीं है। ठीक है, प्रूफ उसको करने के लिए, ठीक है, कि वाकई में ये डिजीज प्रेजेंट है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ मेडिसिन के में भी ये यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि डायग्नोसिस किसके करते हैं। तो डायग्नोसिस की जाती है ट्यूमर्स की। ठीक है, बॉडी के अंदर अगर ट्यूमर बन गया है तो उसको डायग्नोज करने के लिए जो आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ट्यूमर होती है, रसोली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ट्यूमर बॉडी के अंदर डायग्नोज करने के लिए हम आइसोटोप्स को यूज करते हैं। तो जो आइसोटोप आयोडीन का है, ठीक है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आपको ये समझ
आ गई होगी कि आई जो है वो सिंबल है आयोडीन का। तो आयोडीन 131 जो है वो यूज किया जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्वाइटर इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ग्वाइटर होती है बीमारी, ठीक है, गिलहड़ की बीमारी, जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, गला आपका सूज जाता है। तो उसको ट्रीट करने, उसको डायग्नोज करने के लिए कि क्या ये ग्वाइटर ही है या वैसे कोई प्रॉब्लम है, तो ग्वाइटर की डायग्नोसिस के लिए आयोडीन 131 यूज किया जाता है, ठीक है। वो किस तरीके से डायग्नोज करते हैं, यहाँ पे एक स्कैनिंग टेस्ट है, ठीक है, वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए ऐड किया है कि ये देखें, ये एक टैबलेट की फॉर्म है, ठीक है, पेशेंट है, ले रहा है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन इज इंजेस्टेड, ठीक है, टैबलेट की फॉर्म में इसने लिया, और जब ये आपके थायराइड ग्लैंड में जाएगा इस पेशेंट के, ठीक है, तो उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, नेक पे जो डॉक्टर जो है वो यूज करते हैं एक मशीन, ठीक है, थायराइड अल्ट्रासाउंड यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू मेक अ पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इससे जब जो आयोडीन अंदर जब यहाँ पे पहुंचती है, ठीक है, आयोडीन 131 जब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचती है तो वो रेज इमिट करती है। तो वो रेज जो इमिट हो रही हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, इस अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से उसको देख लेते हैं और उनको पता चलता है कि थायराइड का साइज क्या है, ठीक है, थायराइड सेल हुए या नहीं हुए। तो इस तरीके से जो टैबलेट ली जाती है, ठीक है, उसमें लिक्विड कैप्स, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, द पेशेंट swallows a liquid और कैप्सूल, ठीक है, या तो लिक्विड की फॉर्म में दिया जाता है आयोडीन 131, यहाँ पे कैप्सूल के अंदर डाल के दिया जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, इसको हमने नाम दिया है 131 का आइसोटोप का, ठीक है। तो इसको प्रोब इज प्लेस्ड ओवर थायराइड ग्लैंड, ये जो प्रोब ऊपर यूज हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको ये भी आपको नजर आ रहा है गैमा प्रोब जिसको उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, वो बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, नेक के ऊपर along the outside of neck के बाहर वाली साइड पे, चेक द फंक्शन ऑफ थायराइड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन आयोडीन, ये क्या थायराइड ग्लैंड के अंदर जब वो गया है तो आयोडीन रेडियोएक्टिव आइसोटोप, तो उसने इसको एब्जॉर्ब किया है और क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं अंदर, ठीक है, वो देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि आयोडीन 131 किस तरीके से यूज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर ग्वाइटर की डायग्नोसिस में, ठीक है। दूसरी चीज़ है टेक्नीटियम, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको बोन्स की ग्रोथ देखने के लिए कि वो ग्रोथ उनकी कहाँ तक हुई है, ठीक है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या इंजरी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होते हैं वो टेक्नीटियम को यूज करके किए जाते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस और मेडिसिन के लिए कौन कौन से आइसोटोप यूज हो रहे हैं, आयोडीन 131 एंड टेक्नीटियम, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड यूज है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, फॉसिल्स हैं, ठीक है, डेड बॉडीज हैं जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे अरसे से पड़ी हैं, उनकी एज की डिटर्मिनेशन, ठीक है, उनको देखना कि वो कितने अरसा पुरानी हैं वो, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो आसार कदीमा होते हैं उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना, उनकी एज देखना कि वो कितना टाइम पुराने हैं। और जियोलॉजिकल मतलब ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है, जो सॉइल रॉक वगैरह है उनकी एज डिटर्मिनेशन करना कि ये रॉक या ये सॉइल कितने टाइम पुरानी है, ठीक है। तो उसमें यूज़ की जाती है आइसोटोप्स, ये एज इनकी डिटर्मिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का आपको पता है डेड बॉडीज होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं उनको बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है। तो एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स, इन फॉसिल्स की एज का अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ की जाते हैं आइसोटोप, और वो आइसोटोप किस तरीके से इनकी एज को डिटर्मिन करेंगे, बाय डिटर्मिन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो डेड बॉडीज हैं उनकी बॉडीज में जो उनके रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं उनमें आइसोटोप प्रेजेंट होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसकी हाफ लाइफ को देखते हुए वो डिटर्मिन करेंगे, ठीक है। अब हाफ लाइफ क्या होती है किसी आइसोटोप की, ठीक है, ये एक कैरेक्टर होता है जो कि कांस्टेंट रहता है हमेशा हर बॉडी के अंदर, ठीक है। वो क्या है, मेजर द टाइम इट टेकन फॉर गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू बिकम रिड्यूस्ड बाय हाफ एज अ सीक्वेंस ऑफ डीके, के रेडियोएक्टिव आइसोटोप उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट था जब वो बॉडी डेड हुई थी, ठीक है, जब वो उस बॉडी की डेथ हुई थी तो उसकी बॉडी के अंदर वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट था। तो अभी तक वो कितना कम हो चुका है, वो वहां से लेके अब तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसमें उसकी देखेंगे कि वो उस टाइम पे कितनी अमाउंट में प्रेजेंट था और अब उसमें कितनी अमाउंट में प्रेजेंट था, ठीक है। जब उसकी डेथ हुई होगी तो उस टाइम रेडियो एक्टिव आइसोटोप 100% प्रेजेंट था। तो टाइम के साथ साथ उसमें कितना डीके आया है, उस टाइम पे कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ये मस्ट है कि जब भी कोई बॉडी मरेगी तो उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो 100% प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब वो बॉडी उस टाइम पे उसको देखने के लिए, तो उस टाइम वो देखेंगे कि अब इस फॉसिल्स में अब रिमेनिंग पार्ट जो उनके सामने है उसमें वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो इससे उनको उसकी एज जितने परसेंट वो होगा, जितने, ठीक है, जितना रिड्यूस वो हो चुका होगा, इससे उनको जो फॉसिल्स है उसकी एज पता चल जाएगी, ठीक है।
अब ये देखेंगे हम ये किस तरीके से होता है, ठीक है। साथ ही एक और प्रोसेस है कार्बन डेटिंग का, ठीक है, इसको हम कार्बन डेटिंग का नाम भी, ठीक है, तो उसको हम कार्बन डेटिंग का नाम भी देते हैं जब हम कार्बन के आइसोटोप को यूज करते हैं किसी की फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। वो हम कार्बन की जो कार्बन का आइसोटोप यूज करेंगे उसकी हाफ लाइफ से करेंगे, ठीक है, मतलब वो उस टाइम कितना प्रेजेंट था और अब तक उसके टाइम पीरियड के साथ साथ कितना कार्बन 14 इसमें से कम हो चुका है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल में, ये आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से कार्बन 14 बनता कैसे है और किस तरीके से बॉडी के अंदर जाता है जो बाद में फॉसिल्स में रह जाते हैं, ठीक है। ये कॉस्मिक रेज आ रही है फ्रॉम द सन कोलाइड विद एटम्स इन द अपर एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये जो सन से रेज आ रही हैं वो जो एटम्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनके साथ टकराएंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन के साथ टकरा रहे हैं और साथ ही नाइट्रोजन 14 भी प्रेजेंट है। ये लिखा हुआ है द एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो कोलाइड करेंगे नाइट्रोजन 14 के साथ, और जब इसके साथ कोलाइड करेंगे आपस में तो नाइट्रोजन टूट जाएगा और नाइट्रोजन से हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्बन 14 बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो कार्बन 14 है और साथ ही साथ एक प्रोटॉन जो इस नाइट्रोजन का था एक्स्ट्रा था वो रिड्यूस हो गया क्योंकि कार्बन के अंदर प्रोटॉन कम हो गए एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन ने बम्बार्ड किया है, कोलाइड किया है नाइट्रोजन 14 के साथ, तो क्या बना दिया है, कार्बन 14 प्लस प्रोटॉन। अभी जो कार्बन 14 है ये आइसोटोप है, ठीक है, और ये क्या एमिट करेगा, रेज एमिट करेगा, ठीक है। अब कार्बन प्लांट को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो प्लांट, ठीक है, या ट्रीज क्या करेंगे, इस कार्बन को ले लेंगे, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में उसको ले लेंगे एंड टेक इन कार्बन 14, और साथ साथ वो क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या ले रहे हैं, कार्बन 14। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है वो क्या है, कार्बन 14 है। प्लांट ने ले लिया, प्लांट से किसकी बॉडी में गया, एनिमल की बॉडी में, एनिमल ने जब प्लांट को खाया, ठीक है, तो एनिमल की बॉडी में कार्बन 14 चला गया। अब कार्बन 14 प्रेजेंट है प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। जब ये प्लांट डेथ होगी इन प्लांट की, ठीक है, इस तरह जब इस एनिमल की डेथ होगी तो उस टाइम पे इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन 14 प्रेजेंट है, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई दे स्टॉप टेकिंग कार्बन 14, ठीक है। अब मजीद लेना तो छोड़ देंगे लेकिन उनकी बॉडी के अंदर तो कार्बन 14 प्रेजेंट था, ठीक है। फॉलोइंग डेथ आर बरियल द अनस्टेबल कार्बन 14 इन बोन्स एंड अंडरगो बीटा डीके टू फॉर्म नाइट्रोजन 14। तो टाइम के साथ साथ ये जो कार्बन 14 इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कार्बन 14 इनकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है डीप इनसाइड, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बीटा डीके हो रहा है, मतलब उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी डीके स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कार्बन 14 आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म हो रहा है और कार्बन 14 बना किससे था, नाइट्रोजन से। जब ये खत्म होगा आहिस्ता आहिस्ता तो ये क्या बना देगा, नाइट्रोजन 14 बना देगा, ठीक है। साथ ही साथ बीटा रेज इमिट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, खत्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बीटा में कन्वर्ट हो गया। तो ये टाइम टू टाइम हमें कैसे एज पता चलेगी, ठीक है। जब वो डीके हुआ, जब बॉडी डेड हुई तो उसके अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट है, 100%, ठीक है। अभी टाइम नहीं गुजरा था, ठीक है, अभी डेथ हुई है तो कितने परसेंट है, 100%। ऐसा ऐसा टाइम गुजरा, ठीक है, कितना टाइम हो गया, 30 ईयर्स, ठीक है, 5730 ईयर्स गुजर गए, तो उसके अंदर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कार्बन 14 था वो कितना रह गया, 50% रह गया, ठीक है। जब मजीद टाइम गुजरा तो कितना रह गया, 25%। फिर जब मजीद टाइम गुजरा तो कितना रह गया, 12.5%, ठीक है। तो इसको देखते हुए, इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अमाउंट को देखते हुए, ठीक है, वो बता सकते हैं साइंटिस्ट कि ये जो एलिमेंट जो बॉडी है वो कितने साल पुरानी है, ठीक है। उन साइंटिस्ट को इनका जो आइसोटोप्स हैं रेडियो एक्टिव उनकी हाफ लाइफ पता होती है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़ कि किस तरीके से हमें किसी चीज़ की एज के बारे में पता चलेगा, हमें उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी हमें लाइफ का पता होगा तो हमें उस फॉसिल की लाइफ का पता चलेगा, ठीक है। जब हम देखेंगे डेड बॉडी हमारे सामने अब आती है, हमें नहीं पता वो कितने टाइम पुरानी है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है वो देखेंगे कि वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की लाइफ देखेंगे, ठीक है, कि कितने टाइम के बाद ये रिड्यूस होती है। तो उस तरीके से हम उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि वो पहले कितना टाइम पहले ये बॉडी डेथ हुई थी, ठीक है। तो उस तरीके से हमें पता चल जाएगा किसी चीज़ की एज के बारे में। समझ आ गई ये पॉइंट। और आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब हम किसी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसको अगर हम देखना चाहते हैं स्टेप टू स्टेप के रिएक्शन किस तरीके से चल रहा है और वो जो स्टेप टू स्टेप प्रोसेस चल रहा है उसमें जो चीज़ें बन रही हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो अगर हमने देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाता है in a chemical reaction to follow a radioactive element during a reaction and so determine the structure।
वो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जिस तरह हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, हम अपने पास वो प्लांट रख लेंगे, उस प्लांट को हम दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उस प्लांट को जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो ये कार्बन है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो प्लांट को हम कार्बन दे रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्लांट को दे रहे हैं उसमें ये जो कार्बन है वो सिंपल कार्बन नहीं है, बल्कि वो क्या है, कार्बन का आइसोटोप है, जो कि है C14, ठीक है। कौन सा आइसोटोप हमने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में दिया है प्लांट को, कार्बन 14 हमने दिया है आइसोटोप प्लांट को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्लांट जब ये कार्बन लेगा, ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट जब ये कार्बन ले लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में क्या चला गया, कार्बन 14 चला गया। सेम वही प्रोसीजर जो यहाँ पे चलेगा, ठीक है, कार्बन 14 इसकी बॉडी में चला गया। अब जब प्लांट के अंदर कार्बन 14 चला गया, प्लांट क्या करेगा, प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हमें पता है प्लांट की बॉडी के अंदर क्या चलती है, फोटोसिंथेसिस चलती है, ठीक है। यहाँ पे कौन से प्रोसेस चल रहा है प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, प्लांट क्या बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं फूड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद में प्लांट बना रहे हैं फूड, और फूड बन रही है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, C6, ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं C6H12, ठीक है, और O6, ठीक है, हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया है ग्लूकोज, ठीक है। तो हमारे पास जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज भी जो है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये कार्बन कौन सा है, कार्बन 14। तो जिस तरह स्टेप टू स्टेप हम देखेंगे, ठीक है, कार्बन 14 प्रेजेंट है, कार्बन 14 साथ साथ रेज इमिट कर रहा है, तो साथ साथ हमें पता चल जाएगा कि अब कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन 14 को हम जब यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो हमें उस केमिकल रिएक्शन का सब कुछ पता चल जाएगा कि इसमें क्या स्ट्रक्चर है और कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। लास्ट एप्लीकेशन हमारी है जो इसका यूज़ है वो हमारे पास है यूज़ इन पावर जनरेशन, ठीक है। हम किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं पावर जनरेट करने में, रेडियोएक्टिव आइसोटोप को। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें प्रोसेस चलता है न्यूक्लियर फिशन का। न्यूक्लियर फिशन का आपने प्रोसेस पढ़ा हुआ है, फिशन होती है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन होगी किसकी ब्रेकडाउन, न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ चलेगा, एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस चलेगा, जिसमें किसी आइसोटोप के न्यूक्लियस को या किसी भी एटम के एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड करवाया जाएगा किसी चीज़ को, और वो न्यूक्लियस टूट जाएगा और इस तरीके से हमारे पास नए एलिमेंट एटम बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने आइसोटोप कौन सा यूज़ किया, यूरेनियम का, ठीक है। यूरेनियम के आइसोटोप हमने कल पढ़े थे, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया यूरेनियम का आइसोटोप 235, ठीक है, और 92 उसका एटॉमिक नंबर है। इसके साथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूट्रॉन बम्बार्ड हो रही है किसके साथ, यूरेनियम के साथ, ठीक है, कोलाइड करेंगे तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और हमारे पास एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है बैरियम, ठीक है। बैरियम का मैस नंबर और एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, प्लस क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन का भी मैस नंबर और एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, प्लस हमारे पास न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है, एंड हमारे पास रिलीज होगी एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमने करवाया, न्यूक्लियर, ये सारा रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, आपस में बम्बार्ड हुए, ठीक है, रिएक्शन हुआ, तो क्या बना, बैरियम और क्रिप्टॉन बना, साथ न्यूट्रॉन आए और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हुई। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, ये जाएगी बॉयलर के अंदर, ठीक है, और बॉयलर में क्या प्रेजेंट है, वाटर। ये एनर्जी इस वाटर को जो कि बॉयलर के अंदर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगी स्टीम में, ठीक है। और स्टीम जो ट्यूब के साथ अटैच है टरबाइन के साथ, उस ट्यूब में से स्टीम जाएगी टरबाइन के पास, ठीक है, और टरबाइन क्या करेगी, जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रेडियोएक्टिव जो आइसोटोप्स हैं वो पावर जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक आइसोटोप के यूजेस का। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं।